Hello everyone. Photosynthesis is going on and I have completed light reaction. So today I'll discuss dark reaction. Okay. क्योंकि आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस दो फेजेस का बना होता है, एक लाइट रिएक्शन का, दूसरा डार्क रिएक्शन का। लाइट रिएक्शन बहुत ही डिटेल में हमने पढ़ा है आपको, ठीक ना। उसके 4 वीडियो लेक्चर बने थे और आज हम चलेंगे कहाँ, डार्क रिएक्शन में, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। तो पहली बात, जहां तक डार्क रिएक्शन लिखे हैं तो क्या ये डार्क में होता है? नहीं, डार्क में नहीं होता। इट डजंट टेक प्लेस इनसाइड डार्कनेस। इंस्टेड ऑफ दिस इट इज लाइट इंडिपेंडेंट फेज। मतलब क्या है, ये लाइट इंडिपेंडेंट फेज होता है। तो क्या लिखेंगे, ये लाइट इंडिपेंडेंट फेज है। लाइट इंडिपेंडेंट फेज होता है। फेज और रिएक्शन भी लिख सकते हैं, आर एक्शन शॉर्ट में, रिएक्शन, ठीक। अच्छा, इसमें क्या होता है, कार्बन का फिक्सेशन होता है, ठीक है। तो इसको कार्बन फिक्सेशन में बोलते हैं, कार्बन फिक्सेशन इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और सुक्रोज, ठीक है। तो मतलब कि ऑल्सो नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन, कार्बन फिक्सेशन, ठीक। इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और सुक्रोज। ये कार्बन फिक्सेशन है ग्लूकोज और सुक्रोज के टर्म में, ठीक ना। अच्छा, और इसको क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज, नोन एज को मैं के ए लिख रहा हूं, नोन एज, ठीक है। ऑल्सो नोन एज पीसीआर। पीसीआर मीन्स क्या होता है, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक कार्बन रिएक्शन, ठीक। तो इसको क्या लिखेंगे, फोटोसिंथेटिक कार्बन रिएक्शन। इट इज ऑल्सो नोन एज फोटोसिंथेटिक कार्बन रिएक्शन, ठीक है। इसको फोटोसिंथेटिक कार्बन रिएक्शन भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज पीसीआर, फोटोसिंथेटिक कार्बन रिएक्शन। अच्छा, और क्या कहा जाता है, और इसको कार्बन एसिमिलेशन भी बोलते हैं। तो इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको और क्या कहा जाता है, कार्बन एसिमिलेशन। कार्बन एसिमिलेशन भी इसको कहते हैं। मतलब कि लाइट इंडिपेंडेंट फेज, कार्बन फिक्सेशन भी इसको बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक कार्बन रिएक्शन बोलते हैं, और कार्बन एसिमिलेशन भी बोलते हैं। और इसको क्या किया था कि एक ब्लैकमैन नाम के साइंटिस्ट थे, ब्लैकमैन। ब्लैकमैन ने रिपोर्ट किया, रिपोर्टेड दैट फोटोसिंथेसिस photosynthesis is composed of another phase also, including light phase
मतलब लाइट फेज के अलावे, एक्स्ट्रा देन लाइट फेज आप बोल सकते हैं। लाइट फेज तो इंक्लूड कर लिया गया, उसके अलावे में अनदर फेज, ठीक है, इन विच CO2 is converted into, किसमें, CO2 is converted into organic food, ठीक है, इन डार्क, ठीक है, CO2 is converted, लिख देते हैं, CO2 is converted इनटू ऑर्गेनिक फूड। ये ऑर्गेनिक फूड में CO2 कन्वर्ट होता है, ठीक, इन डार्क में, ठीक, डार्क, ठीक ना, इन डार्क। एक्चुअली इट इज एक्चुअली क्या है, लाइट इंडिपेंडेंट। उन्होंने ही बाद में कह दिया कि लाइट इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इसलिए मैं एक्चुअली लाइट इंडिपेंडेंट लिख दिया हूं, ठीक ना। तो डार्क रिएक्शन का फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्ट किसने किया, ब्लैकमैन ने रिपोर्ट किया था, ठीक ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी कहा जाता है इस डार्क रिएक्शन को, ठीक है। लेकिन डिटेल्ड स्टडी जो था वो मेल्विन केल्विन ने दिया पहली बार, इसीलिए इस पाथवे को पॉपुलरली हम बोलते हैं केल्विन साइकिल। क्या बोलते हैं इसको, केल्विन साइकिल। तो उसको हम लिखेंगे केल्विन साइकिल, और केल्विन पाथवे भी इसको कहा जाता है डार्क रिएक्शन। तो डिटेल्ड स्टडी किसने किया, डिटेल्ड स्टडी ऑफ डार्क रिएक्शन was done or performed by मेल्विन कैल्विन, ठीक है, कैल्विन, बाय यूजिंग, क्या यूज करके, बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव कार्बन, रेडियो एक्टिव कार्बन, कार्बन मतलब C14 आइसोटोप को, कौन सा, C14 आइसोटोप्स इन CO2 में, मतलब कि ये जो CO2 है दैट इज क्या है, C14O2 है। एक्चुअली कार्बन का C14 है, CO2 में इन्होंने कार्बन आइसोटोप का यूज किया, रेडियो एक्टिव कार्बन, ठीक, किसमें, by taking chlorella and syndesmus, SCENDESMUS, ये दोनों क्या है, ये ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक ना, ये ग्रीन एल्गी है, ये भी प्लांट है। तो इस तरीके से क्या हुआ, क्लोरेला और सिंडेस, यहां से पूछ देता है कि डिटेल्ड स्टडी किसके द्वारा किया गया, तो केल्विन के द्वारा। क्या करके केल्विन ने कौन सा चीज को यूज करके किया, तो आप क्या बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसमें कि कार्बन का 14 C14 आइसोटोप हो, उसका यूज किया था। कौन से प्लांट में, तो क्लोरेला एंड सिंडेस्मस में, ठीक है। यहां से 2-3 पॉइंट्स आपके निकल जाएंगे, ठीक ना। इसीलिए इस पाथवे को हम क्या बोलते हैं, केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। डार्क रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज, डार्क रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज केल्विन साइकिल और पाथवे। केल्विन पाथवे और केल्विन साइकिल भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज केल्विन साइकिल और केल्विन पाथवे। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का C14 का यूज तो किया, तो उसमें कितने टेक्निक लगाए इन्होंने, 2 टेक्निक, याद रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेने के बाद में
दो टेक्निक का यूज किया था, एक क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, और दूसरा ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी से पता लगते रहता है कि हम जो कार्बन लिए हैं वही कार्बन है कि नहीं, कि कहीं और जगह से कार्बन आ जा रहा है, कहीं दूसरे मैकेनिज्म से कार्बन तो नहीं आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि पूरे प्लांट का बॉडी कार्बन का ही ऑर्गेनिक बॉडी है, बना हुआ है, बहुत सारे रिएक्शंस उसमें हो रहे हैं अदर देन फोटोसिंथेसिस, जैसे कि रिएक्शन है आपका रेस्पिरेशन का रिएक्शन है, ठीक ना, लाइपोजेनेसिस है, प्रोटीन सिंथेसिस है, कहीं से भी कार्बन का वो बिल्डिंग ब्लॉक ले सकता है, ठीक है। तो ये इंश्योर करने के लिए कि हम जो कार्बन लिए हुए हैं वो रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है तो मतलब क्या हुआ कि हमने जो CO2 को लेवल किया है C14 से वही हमारा यूज हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए ऑटो रेडियोग्राफी बार बार मतलब कि उसकी ये पहचान की जाती है कि हाँ रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक ना। तो उस टेक्निक को बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। और दूसरा क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि प्रोडक्ट जो बना उसको सेपरेट भी करना है, ठीक। तो क्रोमेटोग्राफिक मेथड से सेपरेट करते जाते थे और चेक करते चले जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे और लिखना पड़ेगा कि कितने टेक्निक का ये C14 का आइसोटोप CO2 में यूज तो किया, लेकिन उसकी वजह से कितने टेक्निक का और यूज करते थे वो। तो हम लिखेंगे कि एक ऑटो रेडियोग्राफी और दूसरा क्या, क्रोमेटोग्राफी। तो ड्यूरिंग हीज स्टडी, ठीक, ही यूज्ड द टेक्निक of ऑटो रेडियोग्राफी एंड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी ये दो टेक्निक का यूज किया था, किसके साथ, CO2 रेडियो एक्टिव CO2 लिया उसके साथ, ठीक है ना। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन रेज कर सकता है। अब देखिए इस रिएक्शन का जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है, फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन दैट मीन्स डार्क रिएक्शन, ठीक है। दिस मतलब डार्क रिएक्शन लिख लीजिए, डार्क रिएक्शन इज PGA। PGA मीन्स फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, PGA मीन्स फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और फॉस्फो मतलब कि एक फॉस्फेट ग्रुप हो, ग्लिसरो मतलब 3 कार्बन हो गया, तो 3 कार्बन पे कौन से कार्बन पे फॉस्फो ग्रुप होगा, फॉस्फेट ग्रुप, PO4 ग्रुप, ठीक है। तो बोलते हैं कि थर्ड कार्बन पे होता है, इसीलिए इसको 3-3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी हम बोलते हैं इसको, ठीक है। PGA मीन्स 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड थर्ड कार्बन पे। यहाँ पे ज्यादा क्लियर होगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रेज कर देगा आपको कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कौन से कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप होता है, PO4 ग्रुप होता है। तो आप क्या बोलेंगे, थर्ड कार्बन पे। 3 मतलब ऐसा मत समझिए कि 3 मॉलिक्यूल ऑफ PGA में लिखा हूं, नहीं, दिस इज नॉट 3 मॉलिक्यूल ऑफ PGA बट इट इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ PGA, but I am trying to show that this phosphate group, this contains phosphate group at its third carbon, not first carbon, ठीक है। So 3 phosphoglyceric acid, ठीक। लेकिन यदि ऐसे लिख दें 3 phosphoglyceric acid, डैश हटा दें, 3 phosphoglyceric acid लिख दें, ग्लिसरिक एसिड लिख दें, इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि 3 मॉलिक्यूल हमने फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का लिखा है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस डैश में और खाली लिखने में बहुत फर्क है, ठीक ना। तो ऐसा आपको नहीं लिखना है, ऐसा लिखेंगे तो 3 मॉलिक्यूल का यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडिकेशन चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब ऐसा होने के बाद में देखते हैं कि ये कितने फेज का बना होता है, डार्क रिएक्शन कितने फेज के बने होते हैं, ठीक है। तो इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 फेजेस, ठीक, 3 स्टेजेस हैं इसमें। डार्क रिएक्शन में 3
3 फेजेज हैं, 3 फेजेज। एक फेज को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन ऑफ RUMP, राइबोलोज मोनोफॉस्फेट। RUMP मीन्स क्या हो जाएगा? राइबोलोज मोनोफॉस्फेट, राइबोलोज मोनोफॉस्फेट का, इसको फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, ठीक है ना, फॉस्फोराइलेशन। और इसी का नाम है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं और फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन, फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन। यहां से क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान से एकदम, फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन मतलब C3 साइकिल में जो पहला फॉस्फोराइलेशन होता है मींस एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, ठीक ना, फॉस्फेट ग्रुप को हम ऐड करते हैं तो पहला यहीं से स्टार्ट होता है राइबोलोज मोनोफॉस्फेट से, ठीक, फॉस्फोराइलेशन ऑफ राइबोलोज मोनोफॉस्फेट, ठीक। राइबोलोज मोनोफॉस्फेट जो होगा, यहां से क्वेश्चन आएगा कितने कार्बन का बना होता है, तो 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। कितना है? 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, याद रखिएगा इसको, इट इज 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ऐसे राइबोज शुगर आपने सुना होगा, तो राइबोज शुगर क्या होता है? राइबोज शुगर 5 कार्बन कंटेनिंग होता है, वैसे ही राइबोलोज है 5 कार्बन कंटेनिंग, ठीक। तो राइबोलोज, ठीक ना, ये राइबोलोज मोनोफॉस्फेट 5 कार्बन, इसको फर्स्ट पहली बार फॉस्फोराइलेशन यही हुआ, इसीलिए इसको हम बोलते हैं फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको याद रखिएगा, ठीक। सेकेंड फेज क्या है? सेकेंड होता है इसका कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP। RUBP का क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेकेंड फेज कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP हो जाएगा, कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP, ठीक ना। RUBP का क्या हो गया? कार्बोक्सिलेशन हो गया, तो ये सेकेंड फेज आपका हो गया। तो RUBP के कार्बोक्सिलेशन में क्या होगा? यहीं पे एक्चुअली क्या होता है, यहीं पे क्या बनता है? फॉर्मेशन ऑफ PGA। इसी की वजह से PGA का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ PGA, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ PGA। PGA जो हुआ, ये फर्स्ट प्रोडक्ट, PGA क्या होता है? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, और फर्स्ट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल ही बनता है, बनना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल, ऑफ C3 साइकिल यही होता है। तो कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP, RUBP का क्या हो गया? कार्बोक्सिलेशन हो गया। अब थर्ड है क्या? ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल, ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल, ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल, ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल होता है। मतलब कि ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल मतलब कि ये फेज है जो आप रेस्पिरेशन के ग्लाइकोलिसिस में पढ़ते हैं, उसका जस्ट उल्टा, उसका जस्ट क्या हो जाएगा? उल्टा। तो उसका जस्ट उल्टा होगा, रिवर्सल मीन्स उल्टा। मतलब ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज से, तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, फिर फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। इसका जस्ट उल्टा कर दो, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या? ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल। तो इसको अपोजिट टू क्या बोलेंगे? इसको ये होता है अपोजिट टू ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस के अपोजिट में, ठीक। और एक फोर्थ फेज भी आता है रीजेनरेशन ऑफ RUMP, रीजेनरेशन ऑफ RUMP, राइबोलोज मोनोफॉस्फेट का रीजेनरेशन। तो फोर्थ फेज आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है, रीजेनरेशन ऑफ RUMP, RUMP का क्या? रीजेनरेशन, ठीक है। तो अब एक एक करके आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे, ठीक। फॉस्फोराइलेशन ऑफ RUMP,
फिर कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP, फिर ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल अपोजिट टू ग्लाइकोलाइसिस, और फिर रीजनरेशन ऑफ RUMP। रीजनरेशन ऑफ RUMP में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, पूरे केल्विन साइकिल में सबसे लार्जेस्ट जो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होता है, सबसे बड़ा जो मॉलिक्यूल होता है कार्बोहाइड्रेट का, वो ड्यूरिंग रीजनरेशन ही प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं सीडोहेप्टुलोज। ठीक है, तो लार्जेस्ट कार्बोहाइड्रेट मेनली मोनोसैकेराइड, ठीक ना, कार्बोहाइड्रेट मीन्स मोनोसैकेराइड इज प्रोड्यूस्ड। आप लिख लीजिए लार्जेस्ट कार्बोहाइड्रेट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, लार्जेस्ट कार्बोहाइड्रेट यहां लिख दे रहा हूं मैं, 4 पेज लिखा हुआ था। लार्जेस्ट कार्बोहाइड्रेट इज प्रोड्यूस्ड, वो कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली मोनोसैकेराइड होता है, लार्जेस्ट मोनोसैकेराइड। ठीक है, प्रोड्यूस्ड क्यों? क्योंकि मोनोसैकेराइड ही प्रोड्यूस होता चला जाता है, ग्लूकोज भी वो तो फाइनली प्रोड्यूस होता है, लेकिन लार्जेस्ट कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज भी 6 मॉलिक्यूल का होता है, और यहाँ पे क्या है, इज प्रोड्यूस्ड, दैट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कार्बन। ग्लूकोज भी प्रोड्यूस होता है तो 6 कार्बन का होता है फाइनली, लेकिन इसके रीजनरेशन में, RUMP के रीजनरेशन में सबसे बड़ा कार्बोहाइड्रेट जो मोनोसैकेराइड है वो 7 कार्बन का होता है, दैट इज सीडोहेप्टुलोज। वो क्या है? दैट इज सीडोहेप्टुलोज। उसको क्या बोलते हैं? सीडोहेप्टुलोज, इसको याद रखिएगा, सीडोहेप्टुलोज ये प्रोड्यूस होता है। एक एक करके देखते हैं, अब मिटाता हूं इसको। ठीक है, एक एक करके देखा जाए। एकदम ध्यान से समझने की जरूरत है। देखिए, मैं अब चलता हूं कहां से, मैं चलता हूं RUMP से। ठीक है ना, राइबुलोज मोनोफॉस्फेट RUMP। ठीक, ब्रैकेट में लिख दिया 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, मतलब एक मॉलिक्यूल है जिसमें कि क्या है, 5 कार्बन है। ठीक है ना, एक मॉलिक्यूल 5 कार्बन, RUMP। राइबुलोज मोनोफॉस्फेट हो गया। राइबुलोज मोनोफॉस्फेट में अब क्या है, इस मोनोफॉस्फेट में क्या किया, एक ATP के मॉलिक्यूल ने, देखो एक ATP का मॉलिक्यूल, एक ATP के मॉलिक्यूल ने अपना क्या किया, ट्रांसफर कर दिया एक और फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे। तो पहले से मोनोफॉस्फेट था, तो मोनोफॉस्फेट और बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर गया, RUBP में कन्वर्ट कर गया, राइबुलोज बाइफॉस्फेट में, क्योंकि मोनोफॉस्फेट पहले से था। एक फॉस्फेट ATP से लिया, ठीक है ना, एक फॉस्फेट जब ATP से लेगा तो ये बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर जाएगा। अब बताइए, ATP का एक फॉस्फेट इसके साथ जुड़ा तो RUBP बनाया, जो कि 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड था। तो अब बताइए, ATP क्या ADP में कन्वर्ट होगा? हो जाएगा ना कन्वर्ट? चलिए ADP में, क्योंकि एक फॉस्फेट इसने लॉस कर दिया, तो ट्राइफॉस्फेट था तो अब डाइफॉस्फेट कन्वर्ट कर गया, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो इस तरीके से RUBP। एंजाइम कौन सा काम किया? अब देखो, एंजाइमेटिक पाथवे में जब फॉस्फेट का ट्रांसफर एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में होता है तो उसको हम बोलते हैं काइनेज। उस एंजाइम का नाम क्या है? काइनेज है। अब चूंकि 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है तो हम क्या लिखेंगे? फॉस्फो, इस एंजाइम का नाम होगा फॉस्फोपेंटोकाइनेज। फॉस्फोपेंटो क्या? काइनेज। फॉस्फोपेंटोकाइनेज इस एंजाइम का नाम होगा। ठीक है, अच्छा, अब RUBP क्या होगा? RUBP में देखो फर्स्ट फॉस्फोराइल, RUBP जो देखे, अब इसको क्या बोलते हैं? यही स्टेप RUMP से RUBP का बनना, दिस इज एक्चुअली नोन एज फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन। इस रिएक्शन का क्या नाम है? इस रिएक्शन का नाम है फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन।
फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेकेंड फॉस्फोराइलेशन भी होता है इस स्टेप में आगे, ठीक ना। अब देखो आरईबीपी क्या करेगा, आरईबीपी क्या करेगा, यहां आरईबीपी क्या करेगा कि ये CO2 से कंबाइन करेगा, किससे कंबाइन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है ना, और वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड से, और क्या करेगा, वाटर से कंबाइन करेगा। वाटर से कॉम्बिनेशन को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, क्योंकि वाटर तो सॉल्वेंट मीडियम है ही, जितना मन होगा उतना वाटर ले लेगा, लेकिन जनरली CO2, तो H2O न लिख के आप CO2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। H2O न लिख के डायरेक्ट आप CO2 भी लिख सकते हैं यहाँ। और मेनली CO2 जुड़ रहा है, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोक्सिलेशन, ठीक ना। दिस रिएक्शन इज नोन एज कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन एक्चुअली है ये, ठीक। और कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में जो एंजाइम काम करता है, उस एंजाइम का क्या नाम है, कार्बोक्सिलेशन में ऊपर में लिख दूं जगह बचाने के लिए थोड़ा, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेशन, ठीक ना। H2O अंडरस्टूड है कि H2O है मान लो, तो इसको क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन इसको हम कहते हैं, ठीक है। एंजाइम जो काम किया उसको बोलते हैं रूबिस्को, याद रखिएगा इसको, रूबिस्को बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है। मोस्ट एबंडेंटली अकरिंग एंजाइम यही होता है पूरे अर्थ पे, पूरे बायोस्फीयर पे, ठीक है। ये 16% इसकी एबंडेंसी है, 16% के अमाउंट में कोई भी एंजाइम नहीं मिलता, इसलिए मैं इसके बारे में कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, क्या, रूबिस्को जो होता है, रूबिस्को, ठीक, मोस्ट एबंडेंटली अकरिंग एंजाइम क्या है, मोस्ट एविडेंटली अकरिंग एंजाइम, कितना, 16%, 60%, इतना ज़्यादा एंजाइम किसी भी ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलता, इंक्लूडिंग एनिमल्स भी बोल रहे हैं, ह्यूमन बीइंग को भी, ठीक है। तो 16% एंजाइम रूबिस्को में होता है। अब रूबिस्को का फुल फॉर्म क्या है, ठीक, इसको बोलते हैं राइबुलोज बाइफॉस्फेट, बाइफॉस्फेट को एक्चुअली बिसफॉस्फेट बोलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर जो होता है IUPAC के हिसाब से, ठीक, जब कॉम्प्लेक्स नेमिंग करते हैं तो 2 फॉस्फेट ग्रुप के लिए, ठीक ना, 2 डाई ट्राई इन सब के लिए 20 ट्रीस टेट्राकिस वर्ड का यूज किया जाता है, आपको याद होगा, ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से ये एंजाइम बड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो 2 फॉस्फेट ग्रुप पे काम करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, रूबिस्को, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, याद रखना, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है। क्यों, क्योंकि आरबीपी का नेम मैं यहां लिख रहा हूं, देखना, रूबिस्को, RUBISCO, इसका नाम क्या है, राइबुलोज बिसफॉस्फेट। क्यों, क्योंकि इस राइबुलोज बिसफॉस्फेट पे क्या करता है, एक्ट करता है। एक्चुअली बाइफॉस्फेट शॉर्टली बोल देते हैं, लेकिन होगा क्या, बिसफॉस्फेट कॉम्प्लेक्स नेमिंग में। तो राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज इसका पूरा नाम है, ठीक है। मोस्ट अबंडेंटली अकरिंग एंजाइम है, ठीक। इनिशियली शुरुआत में क्या था, ये था इनिशियली, जब शुरू में डिस्कवरी हुआ था, इनिशियली इट वाज, इनिशियली क्या था, यहां से क्वेश्चन रेज कर देता है, देखना, इनिशियली इट वाज रूबिस, इनिशियली इट वाज रूबिस, C और स्मॉल ओ, रूबिस्को, यहाँ पे C और एक कैपिटल O है, यहाँ पे C और स्मॉल o है। मतलब शुरुआत में चूंकि लोग ये समझते थे, साइंटिस्ट लोग, कि दिस एड्स CO2 molecule with the RUBP, so due to this reason it is known as carboxylase because its activity is carboxylation, ठीक है।
चूंकि एक कार्बोक्सिलेशन कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर रहा है इसलिए इसका नाम कार्बोक्सिलेज होना चाहिए। लेकिन बाद में देखा गया कि हम ऑक्सीजन को भी देंगे तो उतने ही स्पीड से ऑक्सीजन को भी ऐड कर सकता है। इसका मतलब कि इसका दोनों एक्टिविटी हो गया, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों का एक्टिविटी हो गया। इसलिए दोनों की एक्टिविटी के हिसाब से इसका पूरा नाम लेटेस्ट जो पड़ा राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। लेकिन शुरुआत में जब इसकी डिस्कवरी हुई थी तो उसका नाम ओनली कार्बोक्सिलेज था, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज था, ठीक है। लेकिन अब जो हुआ रिसेंटली क्या हुआ, इस स्मॉल ओ को कन्वर्ट कर दिया गया कैपिटल ओ में। देख लो क्यों, क्योंकि इसकी एक्टिविटी ऑक्सीजनेज भी है। अब जिसका अमाउंट ज्यादा होगा, जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा, ठीक है, कंपैरेटिवली रेशियो के हिसाब से, ऐसे तो हमेशा ऑक्सीजन का परसेंटेज ज़्यादा रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कम परसेंटेज होता ही है। इस कम परसेंटेज में भी यदि ऑक्सीजन का कंपैरेटिवली परसेंटेज बढ़ गया तब ऑक्सीजनेज की एक्टिविटी वो करेगा। जैसे 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में और 21% आपका ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन 25% कहीं कहीं हो जाए, लैब कंडीशन में आप देख के देखिए 25%, 30% तक दे दो और कार्बन डाइऑक्साइड वही रहेगा, तो अब वो ऑक्सीजनेज की एक्टिविटी करेगा, ठीक ना। तो इस हिसाब से क्या होता है, ये इसका नेमिंग है रूबिस्को का, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन उठ जाएगा कि शुरुआत एक कार्बोक्सिलेज था, शुरुआत इनिशियली क्या था, कार्बोक्सिलेज। वैसे लिखना है राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, यहां कर देना है, ऑक्सीजन नहीं जोड़ना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज, ठीक। अब देखो यहां क्या होगा, यहां पे इसका नेम तो वही रहेगा राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, लेकिन यहां पे एक्टिविटी ऑक्सीजनेज का नहीं कर रहा है, यहां कार्बोक्सिलेशन का एक्टिविटी कर रहा है। इट मींस नेम ऑफ द एंजाइम्स remains as such, name of the enzyme remains as such, but it is doing here activities like carboxylase, not oxygenase, correct। मतलब कि नाम क्या रहेगा, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज ही रहेगा, लेकिन कर रहा है कार्बोक्सिलेशन। इसको हमेशा माइंड में रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आपको रेज कर देगा। चलिए, तो ऐसा किया गया। अब बताओ, तो यहां बन गया क्या, यहां बन गया 3-PGA, ठीक, 3PGA। 3PGA मीन्स फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। कितना कार्बन का, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आपको बन गया। मतलब कि अब बताइए 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड और यहां से कितना कार्बन जा रहा है, 5 कार्बन और 1 कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन जा रहा है, ठीक है। बोले सर कार्बन डाइऑक्साइड का 1 कहां जाता है, तो 6 जाता है, आपने 1 क्यों लिखा, वो बाद में बताऊंगा। अभी इतना ही मान कर चलो कि 5 कार्बन यहां पे है और 1 कार्बन यहां से जा रहा है, तो 6 कार्बन होना चाहिए। जब 6 कार्बन होना चाहिए तो क्या ये टोटल जो मॉलिक्यूल्स बनेगा, क्या 2 मॉलिक्यूल्स बनेगा, बोले 2 मॉलिक्यूल बनेगा। मोल क्यों लिख रहे हैं सर, कोई बात नहीं, मोल जो है सो बड़ा यूनिट हो जाएगा, मॉलिक्यूल छोटा यूनिट है। यदि सबको मोल मोल लिखते चल जाएंगे तो सबको मोल मोल बोलना पड़ेगा। अब यदि मॉलिक्यूल लिखेंगे तो सबको मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है। सिंपल सी बात है, वो केमिस्ट्री आप समझते होंगे, ठीक। यदि इसको 1 मॉलिक्यूल बोलते हैं तो यहाँ भी 1 मॉलिक्यूल ऐड करना होगा, यहाँ भी 1 मॉलिक्यूल ऐड करना होगा, तो यहाँ भी 1 मॉलिक्यूल बनेगा, यहाँ भी 1 मॉलिक्यूल यूज हुआ, ठीक। तो इसकी वजह से 2 मॉलिक्यूल क्या होगा, बनेगा। लेकिन यदि यहाँ पे 1 मोल यूज करेंगे तो यहाँ भी 1 मोल यूज होगा, खपत तो इसकी होगी, 1 मोल प्रोडक्शन होगा और 1 मोल ReB बनेगा और 1 मोल CO2 का यूज होगा और 2 मोल PGA बनेगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूल मतलब कि सब में मॉलिक्यूल बोलना पड़ेगा, मोल बोल रहे हैं तो सब में मोल मोल बोलना पड़ेगा, यही अंतर है, ठीक। बस यूनिट का अंतर है कि एक बड़ा यूनिट एक छोटा यूनिट है। मोल बड़ा हो जाता है एवोगाड्रो नंबर के बराबर और मॉलिक्यूल छोटा सबसे होता है, याद रखिए। तो 2 मॉलिक्यूल हम बोल दें या मोल बोल दें, सेम मत समझिएगा, दिमाग लगाइएगा वहां पे कि मोल का मीनिंग क्या हुआ, मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो 3PGA, अब 3PGA के बाद में क्या होगा, ये कन्वर्ट कर जाएगा, इसको बोलते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, लिख देता हूं 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक। एक आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि सर आपने बताया कि दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल, जबकि C3 साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट तो ReBP आ रहा है। एक्चुअली फर्स्ट प्रोडक्ट आ नहीं रहा है,
फर्स्ट प्रोडक्ट हम वहां से मानते हैं जहां से कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रहा है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से ऐड हो रहा है तो फर्स्ट प्रोडक्ट इसको माना जाएगा, ठीक ठीक है ना। हाँ, फर्स्ट रिएक्शन ये है, लेकिन फर्स्ट प्रोडक्ट एक्चुअली ये है, ठीक। तो 2 PgA 3 कार्बन 2 मोल। अब देखो यहां पे क्या होगा, अब सेकेंड फॉस्फोराइलेशन स्टार्ट होगा। क्या? सेकेंड फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। सेकेंड फॉस्फोराइलेशन स्टार्ट होगा। सेकेंड फॉस्फोराइलेशन क्या है भाई? सेकेंड फॉस्फोराइलेशन मतलब पहला फॉस्फेट ग्रुप यहां से जुड़ा था, देखो फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन था, अब दूसरा फॉस्फोराइलेशन। तो इसमें फिर क्या होगा, एक और क्या, एक और एटीपी का मॉलिक्यूल अपना एक फॉस्फेट ग्रुप देगा और एडीपी में कन्वर्ट कर जाएगा। तो अब बताओ, इस 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में ये थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ था और फिर फर्स्ट कार्बन पे लग जाएगा फॉस्फेट ग्रुप। पहले से फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ था, एक और फॉस्फेट ग्रुप लग जाएगा, तो क्या डाई फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा? यस। तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1,3 डाई फॉस्फेट, मतलब कि 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरिक एसिड। अभी भी ये 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, क्योंकि कार्बन तो एक्स्ट्रा कहीं से आया नहीं है, ठीक है। और इसका कितना मोल बना? इसका 2 मोल बना। चूंकि 2 मोल लिए थे तो 2 मोल बना। आप मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, तो सब जगह मॉलिक्यूल बोलना पड़ेगा। तो इसका भी 2 मोल यूज होगा, इसका भी 2 यूज होगा, ठीक है। इसका 2 मोल बना, क्योंकि 1 मोल के लिए आप 1-1 लिखते चले जा रहे हैं, तो 2 मोल के लिए 2-2 लिखते चले जाएंगे, ठीक। इसका 2 मोल बना, ठीक। चलिए 2 मोल बना। अब इसके बाद क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, यहां पे एंजाइम कौन सा काम करेगा, यहां पे ट्रायोज, फॉस्फोट्रायोज काइनेज। कौन सा एंजाइम? एंजाइम का नाम है फॉस्फोट्रायोज काइनेज। इसको फॉस्फोट्रायोज काइनेज भी बोलते हैं, क्योंकि यहां भी फॉस्फेट ग्रुप का क्या हुआ, ट्रांसफर हो रहा है एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे, तो काइनेज यहां भी होगा, ठीक। कैसे ट्रांसफर हो रहा है? एटीपी से ट्रांसफर हो गया किसके ऊपर, पीजीए के ऊपर, तो डाई पीजीए बन गया। इसलिए इसका नाम शॉर्टली हम क्या बोलते हैं, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का शॉर्ट नाम क्या है, 1,3, मतलब इसको डाई पीजीए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज डाई पीजीए, ठीक। डाई पीजीए बोलो या पूरा नाम 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इसको बोल दो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब क्या है, यहां पे है क्या कि NADPH2 का यूज होगा, ठीक है। बताया था ना आपको कि डार्क रिएक्शन में मतलब केल्विन साइकिल में एटीपी का यूज होता है, तो हाँ एटीपी का यूज हुआ, एटीपी का यूज हुआ। और किसका यूज होता है? NADPH2 का यूज होता है, ठीक। इसलिए NADPH2 का भी यूज करेंगे। तो 2NADPH2 का यूज हुआ यहाँ, ठीक है। आपको बताया भी गया था कि NADPH2 लिखना सरासर गलत है, NADPH+H+ होता है ये, NADPH.H+, लेकिन शॉर्टली हम लिख के ऐसा चल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल क्या होता है, NADPH.H+, याद रखिएगा, वो मैं बता चुका हूं। तो NADPH2 ने क्या किया, दोनों हाइड्रोजन को डोनेट कर दिया। तो डोनेट कर दिया तो 2NADP+ में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। NADP+ में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। और जब कन्वर्ट हुआ तो इससे क्या हुआ, इससे आपको H3 फॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल भी निकला। कितना? 2 मॉलिक्यूल, ठीक ना। जब 2 मॉलिक्यूल निकल गया फॉस्फोरिक एसिड का, अब मेरे को बताइए हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाता है, हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। तो यहां पे एंजाइम का नाम पूछेगा, कौन सा एंजाइम काम किया यहां पे, तो बोलेंगे सर फॉस्फोग्लिसरोहाइड्रोजिनेज। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजिनेशन का काम हो रहा है किसमें,
फॉस्फोग्लिसरो में, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, मतलब डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में डाइफॉस्फोग्लिसरो हाइड्रोजिनेज ऐसा बोलेंगे, या फॉस्फोग्लिसरो हाइड्रोजिनेज, सेम बात हुआ। तो हाइड्रोजिनेज बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। बोले अरे सर गलत कैसे हो जाएगा, यहाँ तो हाइड्रोजिनेशन हो रहा है। नहीं नहीं, हाइड्रोजिनेशन नहीं हो रहा है, डीहाइड्रोजिनेशन हो रहा है। ध्यान से एकदम देखिए, समझिए क्यों। 2 × 2 4 हाइड्रोजन होता है, तो 4 हाइड्रोजन ऐड हुआ, अब बदले में 2 × 3 6 हाइड्रोजन निकल रहा है। तो 6 हाइड्रोजन निकल रहा है, तो अब बताइए क्या होगा, ये तो डीहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, डीहाइड्रोजिनेशन। इसलिए याद रखना है इसको। और आपको पता है कि जब एसिड का डीहाइड्रोजिनेशन होता है, डीहाइड्रोजिनेशन मींस क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया, तो क्या बनता है, अल्डिहाइड बनता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप लोग, ध्यान से समझिएगा। मतलब कि व्हेन एसिड इज ऑक्सीडाइज, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, फॉस्फोट्रायोज, फॉस्फोग्लिसरो डीहाइड्रोजिनेज, याद रखना है डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है, डीहाइड्रोजिनेज। लेकिन स्टार यहां से पूछेगा कि इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलेंगे कि रिडक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो चूंकि क्या था, शुरुआत के साइंटिस्टों ने क्या देखा, शुरुआत का जो स्टडी था इसको लोग हाइड्रोजिनेज ही बोलते थे, फॉस्फोग्लिसरो हाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो हाइड्रोजिनेज मींस क्या हुआ, हाइड्रोजन का एडिशन होना, मतलब कि रिडक्शन होना। तो इनिशियल जब एक्सप्लेनेशन आया तो हाइड्रोजिनेशन था, मतलब कि रिडक्शन, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, देखते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन अभी भी नाम इस स्टेप का रिडक्शन ही रखा गया है, इसलिए आप लोग रिडक्शन ही बोलिएगा, ठीक ना। क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। सो याद रखना है इसको, ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा तेज बनते हुए मत बोल दीजिएगा। ये क्या हुआ, रिडक्शन। क्यों, क्योंकि मेन मानते हैं NADPH2 को, ये हाइड्रोजन ऐड कर रहा है, तो इसलिए शॉर्टली बोल दिए रिडक्शन। लेकिन अल्टीमेटली पूरा बैलेंस करते हुए देखेंगे तो 2 हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है कुल मिलाकर, नेट तो लॉस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, अल्टीमेट ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन का हुआ, ठीक ना। लेकिन चूंकि उतना केमिस्ट्री भाई डीप में जाके केमिकली नहीं सोचा लोगों ने, क्या बोल दिया कि चूंकि ये शॉर्टली देखते हैं कि यही मेन कंपाउंड हमारा है, तो मेन कंपाउंड है ये, यदि ऐड कर रहा है हाइड्रोजन तो इसको रिडक्शन ही बोलो। क्या बोलो, रिडक्शन इसको बोल दो, ठीक है। लेकिन एंजाइम का नाम रिफाइन करके लोगों ने बोला कि नहीं, बेटर नाम होगा कि एंजाइम का नोमेनक्लेचर होता है, नोमेनक्लेचर के लिए एक सिस्टम अप्लाई किया जाता है, तो बेटर होगा कि इसको फॉस्फोग्लिसरो डीहाइड्रोजिनेज बोले, हाइड्रोजिनेज ना बोले, ठीक है। तो यहाँ से याद रखिएगा इसको, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। तो फॉस्फोग्लिसरो डीहाइड्रोजिनेज, और ये बनाया 2 NADP+ बना दिया। अब बताओ, जब एसिड का डीहाइड्रोजिनेशन दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हुआ, केमिकली अब सोच रहे हैं, ठीक ना, तो क्या बनता है, अल्डिहाइड बनता है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ, और चूंकि डाइफॉस्फो था तो डाइफॉस्फेट से, फॉस्फो से देखो एक फॉस्फेट निकल भी चुका है यहाँ, तो एक फॉस्फेट निकल चुका है, तो अब तो मोनोफॉस्फेट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बनता है PgAl बनेगा। क्या बनेगा, PgAl। यहाँ पे क्या बन जाएगा, PgAl को और हम क्या बोलते हैं, ठीक, और बोलते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। दिस इज ऑल्सो नोन एज 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। देखो अल्डिहाइड बन गया, क्यों, तो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड क्यों नहीं बोले, बोले कि सर ये तो एसिड जब कन्वर्ट होता अल्डिहाइड में तो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड की जगह पे आपको 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बोलना चाहिए था। नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए फॉस्फेट ग्रुप लॉस हो चुका है, एक फॉस्फोरस लॉस हो चुका है, तो डाइफॉस्फो से मोनोफॉस्फेट हो जाएगा ना वो। तो मोनोफॉस्फो मतलब कि ओनली 3-फॉस्फो, थर्ड कार्बन में खाली फॉस्फेट ग्रुप रहेगा, फर्स्ट कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप हट गया इसका, ठीक है। तो क्या हो गया, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड हो गया। अब मैं इसको मिटाता हूं, नीचे वाला 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड ये भी 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। कितना, 3 कार्बन का ये भी कंपाउंड होता है, ठीक। तो इसके भी यहाँ पे क्या बन जाएंगे, 2 मोल बनेंगे, ठीक है, 2 मोल बनेंगे।
अब 2 मोल बनने के बाद ये केल्विन साइकिल आपका मैं बता रहा हूं, ये एक टर्न हुआ, एक चक्कर चला। एक बार जैसे पुराने ज़माने में फ़ोन आप लगाते थे, ऐसा रहता था, ऐसा रिंग रहता था, और रिंग में गोल गोल ऐसे ऐसे खाने होते थे, ठीक है। और इस खाने को क्या करना पड़ता था, यहाँ पे उंगली डाल के ऐसे ऐसे नचाना पड़ता था, 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे ऐसे। तो ठीक इसी तरीके से इसको क्या करेंगे, अब बताइए। चूंकि आप जानते क्या है कि कहीं भी किसी भी मतलब कि फोटोसिंथेसिस में 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक ना। तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व होता है। हमने क्या यहाँ पे लिखा, एक लिखा, ठीक। तो एक साइकिल में एक बार एक टर्न गया तो एक CO2, दूसरा टर्न जाएगा तो दूसरा CO2, तीसरा टर्न जाएगा तो तीसरा CO2, चौथा टर्न जाएगा तो चौथा CO2, पांचवा टर्न जाएगा तो फिर एक CO2 इन्वॉल्व होगा, और छठा टर्न जाएगा तो फिर एक CO2 इन्वॉल्व होगा, ठीक है। मतलब कि 6 बार रिएक्शन होगा पूरा। अब बताइए, एक बार में जब 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है या 2 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, तो 6 बार में कितना मोल प्रोड्यूस होगा, सीधे 6 से मल्टीप्लाई करते 12 मोल। 12 मोल में से क्या होगा, 10 मोल का यूज हो जाएगा रीजनरेशन में, RUMP के। 12 मोल में से 10 मोल का क्या हो जाएगा, RUMP के रीजनरेशन में, ठीक है। इसमें से 10 मोल RePgAl का 10 मोल्स जो होगा, ठीक है, ये यूज हो जाएगा इसके रीजनरेशन में। तो बाकी कितना मोल बचा, 2 मोल बचा। कितना मोल बचा, 2 मोल्स इसका बच गया। 12 में से 10 मोल तो इधर चला गया, 2 मोल्स बच गया। अब 2 मोल का क्या होगा, फाइनली जाके क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। फाइनली क्या बनाएगा, ये ग्लूकोज बनाएगा। कैसे कैसे बनाएगा, अभी ये स्टेप बताना बाकी है। 2 ही स्टेप नहीं, बहुत सारे स्टेप हैं, शॉर्टली में लिख दिया हूं, याद रखिएगा। तो 10 मोल गया और RUMP का क्या किया, रीजनरेशन किया, ध्यान से। अब बताइए 10 मोल, तो 10 मोल में क्या हुआ, या 10 मॉलिक्यूल बोल लो, चलो मॉलिक्यूल ही बोल देते हैं, क्योंकि मोल मोल बोले तो सब जगह मोल मोल बोलना पड़ेगा, और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल बोलोगे तो सब जगह मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल बोलना पड़ेगा। तो चलिए 10 मॉलिक्यूल, तो 10 मॉलिक्यूल में 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो टोटल कार्बन कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 में 30, ठीक है। मतलब कि 30 कार्बन का आप यूज कर रहे हैं। कितने कार्बन का, 30 कार्बन का। यहां से क्वेश्चन आता है कि कितने कार्बन का यूज होता है इसको रिजेनरेट करने के लिए, तो 30 कार्बन का, ठीक है। जब 30 कार्बन का यूज हुआ तो बताओ 30 कार्बन से 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड कितने प्रोड्यूस हो सकते हैं, 6 मॉलिक्यूल। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। देख लो कैसे 6 टर्न होता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। 6 बार कैसे घूमता है वही एक्सप्लेन हो रहा है, ठीक। 6 बार मतलब 6 मॉलिक्यूल, देखिए 6 मॉलिक्यूल आ गए यहाँ पे। तो जब ये 6 मॉलिक्यूल आया मतलब कि 6 बार बनेगा, तो सभी 6 बार बनेगा, तो 6 ये हुआ। तो यहाँ भी अब एक बार जहाँ 6 लगा है तो सब में 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 6 इंटू 12 मोल ऑफ PGA बन जाएगा, या 12 मॉलिक्यूल ऑफ PGA बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी 6 से क्या होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, 6 मल्टीप्लाई में 2 ATP मतलब 12 ATP लगेगा। और यहाँ भी 6 से क्या होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब कि 12 ATP प्रोड्यूस होगा। और यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, और यहाँ 6 से मल्टीप्लाई तो कर ही दिए हैं, ठीक है। और यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई मतलब कि 12 NADPH2 इन्वॉल्व हो रहा है, और 12 NAD प्लस बन रहा है, और यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा आपको, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई कर देगा, देख लो। तो 12 मॉलिक्यूल में से 10 मॉलिक्यूल लग गए रीजनरेट करने में, तो बाकी 2 मॉलिक्यूल बना। तो 2 मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का 2 मॉलिक्यूल। तो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का 2 मॉलिक्यूल मतलब 6 कार्बन। तो 6 कार्बन ग्लूकोज में बताओ भाई मेरे, 6 कार्बन ही तो होता है, 6 कार्बन हुआ, ठीक है। तो ध्यान से अब देखो क्वेश्चन पूछेगा आपको कि ये जो था आपका क्या था, RUMP ये जो था ये फर्स्ट रिएक्शन था, ठीक। और एक कार्बोक्सिलेशन जो था ये सेकंड रिएक्शन था, ठीक है, सेकंड रिएक्शन था। और सेकंड रिएक्शन के बाद यहां PGA से लेके ग्लूकोज तक, ये रिजनरेशन वाला फेज नहीं, PGA से लेके ग्लूकोज तक, ये जो PGA देख रहे हैं, ये PGA से लेके यहां ग्लूकोज तक जो जाते हैं,
ये रिएक्शन जो होता है एक्चुअली ये ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल होता है। इसी ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल में सेकेंड फॉस्फोराइलेशन होता है, और क्या होता है, और जो होता है ये डिहाइड्रोजिनेशन होता है, और क्या होगा, और बाकी का प्रोसेस नीचे में कई स्टेप का है। ठीक है, वो मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगा। आज इतना ही, थैंक यू, ओके।